तो दोस्तों आज से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में मैं आपको पढ़ाऊंगा आज से सिविक्स के बारे में। और सिविक्स को क्या कहा जाता है, पॉलिटी भी कहा जाता है। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बेहतर हो तो आप लोग क्या करिए, हमारी हर एक क्लास को अच्छे तरीके से देखते चलिए। मैं गारंटी लेता हूं कि आपके एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में गलत नहीं होंगे, क्योंकि जिस नोट्स से मैं आप लोगों को पढ़ाने चल रहा हूं ये नोट्स इतनी बेहतर है कि मानो कि इससे बेहतर कोई भी नोट्स आपको नहीं मिल पाएगी। क्योंकि इस नोट्स को मैंने बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया है और बहुत ही मेहनत के साथ मैंने तैयार किया हुआ है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पूरी शिद्दत के साथ मैंने इस नोट्स को तैयार किया हुआ है। देखिए आप लोगों को क्या करना है कि एक एक वीडियो को अच्छे तरीके से देखते चलना है। अगर हो सके तो आप लोग क्या करिएगा, नोट्स भी बनाते चलिएगा। देखिए नोट्स बनाने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं कि जब एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ जाएगा तो सारी वीडियो को आप दोबारा देखकर रिवीजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वीडियो बहुत सारी हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं क्या होता है, दोबारा देखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो दोस्तों इसीलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग क्या करिए, वीडियो को अच्छे तरीके से देखते चलिए और नोट्स भी बनाते चलिए, ताकि क्या हो सके कि जब आपका एग्जाम नजदीक आए तो आप आराम से उसको 2 से 3 बार रिवीजन कर लें। देखिए इस नोट्स के सिवा आपको दोबारा कहीं नहीं जाने की आवश्यकता है, ना ही कोई दूसरी किताब पढ़ना है, ना ही कोई एक तरह से दूसरा यूट्यूब चैनल पर जाना है आपको, क्योंकि ये नोट्स बहुत ही सफिशिएंट है, इससे बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला है। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। लेकिन यहाँ पर एक और बात मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, जो हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं वे क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को भी शेयर कर दें। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए। दोस्तों आइए आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज के टॉपिक में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ग्रामीण स्वशासन के बारे में। तो किसके बारे में आपको बताने वाला हूं, ग्रामीण स्वशासन के बारे में। और ग्रामीण स्वशासन के अंतर्गत मैं आपको सबसे पहले किस टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं, तो ग्राम पंचायत के बारे में, जिसे क्या कहा जाता है, विलेज पंचायत कहा जाता है। दूसरी बात करते हैं तो क्षेत्र पंचायत के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, और जिसे क्या कहा जाता है, एरिया पंचायत कहा जाता है। और तीसरी बात करते हैं दोस्तों जिला पंचायत के बारे में आपको बताने वाला हूं, जिसे डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी कहा जाता है। आइए अब समझते हैं एक एक चीजों के बारे में बिना किसी और बात की अब चर्चा करते हुए सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए ग्रामीण स्वशासन के बारे में बात करते हैं तो इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो रूरल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है या सेल्फ गवर्नेंस कहा जाता है। दोस्तों देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि गांव में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने के लिए ही ग्रामीण स्वशासन होता है। बिल्कुल सही बात है कि गांव में अगर आप देखें तो सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने के लिए ही क्या होता है, ग्रामीण स्वशासन होता है। देखिए अब सार्वजनिक सुविधाएं से क्या तात्पर्य हो जाता है, जैसे कि बात करते हैं, अगर आप देखें तो गांव में क्या क्या चीजें, अच्छी चीजें होनी चाहिए, जैसा कि बात करते हैं अच्छी सड़कें होनी चाहिए, अच्छी नालियां होनी चाहिए, और पानी वगैरह की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। और अगर आप देखें तो बारात घर वगैरह होनी चाहिए, प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो इन सभी चीजों को सुविधाएं या इन सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए क्या बनाया गया है, तो ग्रामीण स्वशासन बनाया गया है। दोस्तों ये बातें आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने व अन्य समस्याओं का निराकरण करने के लिए, यानी कि अगर किसी भी तरह की कोई समस्याएं हैं तो उनको निराकरण करने के लिए क्या किया गया है, पंचायती व्यवस्था बनाया गया है। क्या बनाया गया है दोस्तों, पंचायती व्यवस्था बनाया गया है। ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पंचायती राज के संस्थापक कौन थे, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था के संस्थापक कौन थे दोस्तों, या संस्थापक कौन है, तो बलवंत राय मेहता जी की बात करते हैं। बलवंत राय मेहता जी की बात करते हैं तो ये पंचायती राज के संस्थापक थे दोस्तों, या संस्थापक हैं। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें हमने किन किन बातों को जाना। देखिए जैसा कि बात करते हैं, हमने सबसे पहले जाना पंचायत व्यवस्था के बारे में। तो सबसे पहले हमने किसके बारे में जाना, पंचायत व्यवस्था के बारे में जाना। अब पंचायत व्यवस्था किसे कहा जाता है, मैंने आपको बता दिया है कि सार्वजनिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने या प्रबंध करने के लिए, या गांव में किसी भी तरह की समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए क्या किया गया है, पंचायत व्यवस्था बनाई गई है या बनाया गया है।
दूसरी बातें हमने जाना दोस्तों, यहाँ पर दूसरी बातें हमने जाना कि पंचायती राज व्यवस्था के जनक किसे कहा जाता है या संस्थापक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था के जनक या संस्थापक की बात करते हैं तो किसे माना गया है, बलवंत राय मेहता को माना गया है। किसे माना गया है, बलवंत राय मेहता को माना गया है। ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो दो बातें यहां पर हमने जान लिया। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे इसी के साथ तीसरे पॉइंट में, यानी कि नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो कहा जा रहा है कि भारत में प्रथम पंचायती राज कहां पर लागू हुआ था। मतलब अगर आप देखें तो पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में यदि आप देखें तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहां पर लागू हुआ था दोस्तों। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो उन्हीं की जिम्मेदारी थी कि कहीं ना कहीं गांव में क्या होना चाहिए कि पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरह से गांव में भी लोकतंत्र स्थापित करना था। क्योंकि हमारा जो देश है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि कह सकते हैं विकेंद्रीकरण यहाँ पर प्रणाली लागू है। ठीक है, तो उनकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं थी कि एक तरह से गांव में भी क्या होना चाहिए, पंचायती राज व्यवस्था लागू होनी चाहिए। तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया, 2 अक्टूबर 1959 को क्या किया इन्होंने कि पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया। और पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन इन्होंने कहां पर किया, तो राजस्थान का एक जिला है दोस्तों, वो है नागौर जिला। तो राजस्थान का एक जिला है दोस्तों, राजस्थान का एक जिला है, वो जिला है नागौर जिला दोस्तों। यहां पर इन्होंने क्या किया, एक तरह से सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया दोस्तों। और 2 अक्टूबर को तो आप जानते ही हैं, 2 अक्टूबर को तो आप जानते ही हैं कि इसी दिन महात्मा गांधी का जन्मदिन भी मनाया जाता है। और आप ये भी बातें याद रखिए कि जब पहली बार क्या होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यानी कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं सन 2014 में, तो उन्होंने भी 2 अक्टूबर को एक पहल की शुरुआत किया था दोस्तों। वो पहल कौन सी थी, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 2 अक्टूबर को उन्होंने भी एक पहल की शुरुआत किया था। और पहल कौन सी थी दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं। तो स्वच्छ भारत मिशन की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी क्या किया था, 2 अक्टूबर को एक पहल की शुरुआत किया था। और पहल कौन सी थी दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन। तो इसी तरह से अगर आप देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी क्या किया, 2 अक्टूबर 1959 को उन्होंने क्या किया, राजस्थान के नागौर जिला में क्या किया, उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया दोस्तों। यानी कि पंचायत का उन्होंने या पंचायती का उन्होंने उद्घाटन किया। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, गांधी जी पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से ग्राम स्वराज भी चाहते थे। कई बार आपके एग्जाम में बहुत ही साधारण प्रश्न बन जाता है दोस्तों। और ये भी प्रश्न में ये बन जाता है या पूछ लिया जाता है प्रश्न में कि आप हमें ये बता दीजिए कि गांधी जी क्या सोचते थे, गांव में एक तरह से कह सकते हैं लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, या गांव में शासन के लिए गांधी जी क्या चाहते थे। तो ध्यान रखिएगा, ग्राम स्वराज चाहते थे, यानी कि गांव के लोग स्वयं क्या करें, अपने यहाँ शासन करें। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, राजस्थान इसे लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, राजस्थान जो था भारत का पहला राज्य बन गया पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए क्या किया गया था, यानी कि हमारे संविधान में क्या किया गया था। तो दोस्तों हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया था पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए क्या किया गया कि एक संशोधन किया गया। और संशोधन कहां पर किया जाता है, ये बात तो आप जानते ही हैं कि संसद में क्या किया जाता है, संसद में क्या किया जाता है, चाहे वो नए कानून बनाना हो, जब नए कानून का निर्माण करना होता है तब भी संसद ही अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि संसद का ही काम है नए कानूनों को बनाना या पुराने कानूनों में संशोधन करना। तो पुराने कानूनों में अगर संशोधन करने की जिम्मेदारी की बात करते हैं तो ये भी किसका काम है, संसद का। और नए कानून बनाना है तब भी यह किसका काम है, संसद का ही है। और संसद को क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट कहा जाता है।
और संसद के बारे में तो आप ये भी जानते हैं, संसद में 3 प्रमुख बॉडी हैं। वे 3 प्रमुख बॉडी कौन कौन सी हैं? सबसे पहली बात करते हैं लोकसभा की बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं राज्यसभा की बात करते हैं, और तीसरी बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति की बात करते हैं। तो ये बातें भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए बात कर लेते हैं कि कौन सा संशोधन किया गया था। देखिए 73वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में। तो ध्यान रखिएगा 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया, और किस लिए किया गया था? ताकि पंचायती राज व्यवस्था लागू हो सके भारत में। तो पंचायती राज व्यवस्था को भारत में लागू करने के लिए क्या किया गया दोस्तों? क्या किया गया? संविधान में एक संशोधन किया गया, और वो संविधान संशोधन कौन सा था दोस्तों? 73वां संविधान संशोधन 1992। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वहां पर 93, 94, 95, 96 दे देगा। अगर आप लोगों को चीजें नहीं याद रही तो निश्चित तौर पर आप गलत करके आ जाएंगे, और फिर आप क्या कहेंगे? भगवान जी ने क्या किया, इस बार हमारे साथ गलत किया। चलिए बात करते हैं, अपने पॉइंट पर आते हैं। तो हमने आपको बताया कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से क्या किया गया कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया, क्योंकि संविधान में संशोधन किया गया दोस्तों। और जब संशोधन होने के बाद, यानी कि जब अंतिम रूप से पारित हो जाता है, तो अगर आप देखें तो ये जो संशोधन होता है, यानी कि जो ये अधिनियम होता है, ये लागू कब से होता है? तो 24 अप्रैल 1993 से। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि जो संविधान में संशोधन किया जाता है, जो संविधान में संशोधन किया जाता है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जिसके लिए पंचायती राज व्यवस्था के लिए किया गया था, तो उसे कब लागू किया गया? तो ध्यान रखिएगा 24 अप्रैल 1993 से इसे लागू किया गया। चलिए आइए हम बात कर लेते हैं कि इस स्लाइड में हमने क्या क्या जाना। देखिए सबसे पहले हमने ये जाना इस स्लाइड में कि पंचायती राज व्यवस्था को जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहले कब और कहां पर लागू किया। तो कब उन्होंने लागू किया? तो 2 अक्टूबर, अपने नोट्स में आप लिखते चलिए, 2 अक्टूबर 1959 को उन्होंने लागू किया। कहां पर लागू किया? तो ध्यान रखिएगा राजस्थान के नागौर जिला में। कहां पर उन्होंने लागू किया? तो राजस्थान के नागौर जिला में। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट तो हमने ये जाना। दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? तो संविधान में जो संशोधन किया गया दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन हुआ। और कब हुआ? 73वां संविधान संशोधन 1992, यानी 1992 में संशोधन हुआ। और इसे लागू कब से किया गया? तीसरी बात है हमने ये जाना कि इसे लागू कब किया गया। तो बात करते हैं 24 अप्रैल 1993 से इसे लागू किया गया, यानी कि 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू कर दिया गया। फिर चौथी बात अगर आप देखें तो राजस्थान जो है भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया है दोस्तों। चलिए अब आइए हम बढ़ते हैं आगे इसी के साथ। चलिए अब आइए हम समझते हैं पंचायत व्यवस्था के बारे में, यानी कि ग्राम पंचायत व्यवस्था के बारे में। तो पंचायत व्यवस्था को 3 स्तरों पर बांटा गया है, या 3 स्तरों पर कार्य करती है। तो ध्यान रखिएगा पंचायत व्यवस्था जो है 3 स्तरों पर कार्य करती है। सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों तो ग्राम पंचायत है, और दूसरी बात करते हैं दोस्तों तो क्षेत्र पंचायत है, और तीसरी बात करते हैं दोस्तों तो जिला पंचायत है। तो ध्यान रखिएगा आप इसको कैसे बनाएंगे। देखिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप लोग नोट्स ऐसे बनाइएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप लोग नोट्स ऐसे बनाइएगा। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? ग्राम पंचायत लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप लोग? ग्राम पंचायत लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे ग्राम पंचायत लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए। फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे? क्षेत्र पंचायत लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्षेत्र पंचायत लिखेंगे। फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे? जिला पंचायत लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जिला पंचायत लिखेंगे। ये बातें आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो आपको कैसे बनाना है बस इसी तरह से अपने नोट्स में बनाना है, यानी कि लिख लेना है। तो पंचायत व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है दोस्तों? तो 3 स्तरों पर कार्य करती है। कितने स्तरों पर कार्य करती है? 3 स्तरों पर। सबसे पहली बात करते हैं ग्राम पंचायत, जिसे विलेज पंचायत भी कहा जाता है, और दूसरी बात करते हैं क्षेत्र पंचायत, जिसे एरिया पंचायत भी कहा जाता है, और तीसरी बात करते हैं जिला पंचायत, जिसे डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी कहा जाता है। अब आइए हम समझते हैं एक एक बातों को। देखिए अगर आप देखें तो यहां पर कहा जा रहा है कि ग्राम पंचायत समिति का सदस्य होने के लिए योग्यता क्या चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को ग्राम पंचायत समिति का सदस्य बनना है
तो उसके पास क्या योग्यता होनी चाहिए दोस्तों, यानी कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। आइए एक एक चीजों को हम समझते हैं। देखिए सबसे पहली बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि ग्राम पंचायत समिति का सदस्य होने के लिए, देखिए ग्राम पंचायत समिति का सदस्य होने के लिए व्यक्ति को उस गांव का निवासी होना चाहिए। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, प्रथम दृष्टया क्या कहा गया है कि एक तरह से उस व्यक्ति का उस गांव का निवासी होना चाहिए, उस गांव का निवासी होनी चाहिए। और दूसरी बात करते हैं भारत का नागरिक होना तो आवश्यक है ही। तो जो व्यक्ति उस गांव का निवासी होगा तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो भारत का नागरिक भी माना जाएगा कहीं ना कहीं। तो सबसे पहली कंडीशन क्या बताई गई दोस्तों ग्राम पंचायत समिति का सदस्य बनने के लिए, तो सबसे पहली कंडीशन बताई गई सॉरी दोस्तों कि वह व्यक्ति क्या होना चाहिए, उस गांव का निवासी होना चाहिए। और दूसरी बात करते हैं व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। और तीसरी बात ध्यान रखिएगा उसकी उम्र कम से कम 21 साल पूरी होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा 21 साल पूरी होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। एक दिन कम नहीं चलेगा, ज्यादा कितना भी होगा चलेगा, ज्यादा कितना भी होगा चलेगा। बहुत सारे छात्र ये सोचते हैं कि सर हमें ये बता दीजिए अगर कोई 50 साल का हो गया तो क्या वो ग्राम पंचायत समिति का सदस्य बन सकता है कि नहीं? बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि आप देखिए 21 साल से ऊपर कहा गया है, मिनिमम 21 साल होनी चाहिए। अधिकतम की कोई बात नहीं की गई है, अधिकतम की कोई बात नहीं की गई है, केवल और केवल यदि आप देखें तो मिनिमम की बात की गई है। इसीलिए क्या कहा गया है कि उस व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए, कम से कम 21 साल तो होनी ही चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं वह पागल और दिवालिया भी नहीं होनी चाहिए। तो पागल तो सबको समझ में आता है कि पागल किसे कहा जाता है। अब सोचिए आप कि अगर कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत समिति का सदस्य बन गया और वो पागल रहा तो समझ लीजिए कि पूरे गांव का सत्यानाश ही कर देगा। और दिवालिया रहेगा तो पूरे गांव को ही बेच देगा। अब देखिए दिवालिया का मतलब क्या होता है, बहुत सारे छात्रों को तो ये नहीं पता होगा दिवालिया का मतलब क्या होता है। देखिए दिवालिया को कहा जाता है बैंकरप्ट कहा जाता है अंग्रेजी में, बैंक करप्ट। यानी कि अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति बैंक से पैसा लिया हुआ है और बैंक बार बार उससे मांग रही है और बाद में उसने क्या कर दिया, हाथ खड़ा कर दिया। जैसे विजय माल्या की बात करते हैं, नीरव मोदी की बात करते हैं, ये लोग क्या जो भगौड़े हैं ये कहते हैं कि हमारे पास पैसे वगैरह नहीं है, अब आपको जो कुछ भी करना है आप कर लीजिए। तो बैंक क्या कर देती है, ऐसे लोगों को बैंकरप्ट घोषित कर देती है, यानी कि दिवालिया घोषित कर देती है। ये बातें आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। तो व्यक्ति पागल भी नहीं होना चाहिए और दिवालिया भी नहीं होना चाहिए। और इतना ही नहीं, वह किसी न्यायालय के द्वारा सजा भी ना पाया हो। मतलब कि अगर आप देखें तो किसी भी कोर्ट के द्वारा, अब किसी भी कोर्ट का मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं, किसी भी कोर्ट का मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे जिला स्तर पर यदि आप देखें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, राज्यों में क्या है हाई कोर्ट, और पूरे देश के लिए क्या है सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे हमारे तीनों अदालतों में से कोई भी अदालत उस व्यक्ति को सजा ना दिया हो तो वो व्यक्ति क्या बन सकता है, ग्राम पंचायत समिति का सदस्य बन सकता है। सॉरी, चलिए सबसे पहले हमने इसमें क्या क्या बातें जाना और हमें किन किन बातों को ध्यान रखना है। तो ग्राम पंचायत समिति का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। वो व्यक्ति उस गांव का निवासी होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा व्यक्ति गांव का निवासी, सबसे पहली बातें हमने क्या जाना, व्यक्ति गांव का निवासी। दूसरी बातें हमने क्या जाना, व्यक्ति भारत का नागरिक, यानी पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो व्यक्ति जो होना चाहिए भारत का नागरिक। तीसरी बात करते हैं उस व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए, कम से कम 21 साल, यानी कि 21 साल पूर्ण कर लिया हो। चौथी बातें हमने क्या जाना दोस्तों कि वह पागल और दिवालिया नहीं होनी चाहिए। लिखते चलिए फटाफट, वह पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। और पांचवी बात करते हैं उसे किसी भी न्यायालय के द्वारा सजा ना दी गई हो, किसी भी न्यायालय के द्वारा सजा ना दी गई हो। जैसे जैसे मैंने आपको बताया है ऐसे ऐसे आप लिख लीजिए। शॉर्ट नोट्स इसी को तो कहा जाता है, अब इससे ज्यादा शॉर्ट क्या आप बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा व्यक्ति गांव का निवासी होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और 21 साल उसने पूर्ण कर लिया हो। और चौथी बात करते हैं पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए और किसी भी तरह का उसे सजा वगैरह भी ना मिली हो। चलिए अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। अब जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि की बात करते हैं। देखिए जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि का मतलब ये हो जाता है
जिसको जनता ने चुना हो, जिसको जनता ने चुना हो उसे क्या कहा जाता है? वो जनता का प्रतिनिधि है। जिसे जनता ने चुना हो उसे क्या कहा जाता है? जनता का वो प्रतिनिधि है। तो आइए देख लेते हैं कि जनता द्वारा जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं वे कौन कौन से होते हैं। एक तो सबसे पहली बात करते हैं दोस्तों ग्राम प्रधान। आप तो जानते ही हमारे गांव के ग्राम प्रधान होते हैं, और ग्राम प्रधान की खास बात आप जानते हैं, पैसा खूब आता है लेकिन खर्च कुछ भी नहीं करते हैं। ये बातें तो आप भली भांति परिचित हैं। चलिए दूसरी बात करते हैं, उप प्रधान की बात करते हैं, जिन्हें डिप्टी हेड कहा जाता है। ये बातें भी ध्यान रखिएगा। और तीसरी बात करते हैं दोस्तों ग्राम पंचायत, यानी कि जो विलेज पंचायत होती है उसको भी जनता के द्वारा ही चुना जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं जो कमेटी मेंबर्स होते हैं, यानी कि जो ग्राम पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, जो ग्राम पंचायत समिति के सदस्य होते हैं उनकी भी नियुक्ति कौन करता है? उनको भी कौन चुनता है? जनता ही चुनती है। ये बातें ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में यहाँ प्रश्न बन सकता है, आपके एग्जाम में यहाँ प्रश्न बन सकता है। और प्रश्न ये बन सकता है दोस्तों कि जनता के द्वारा निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों को बातें याद होंगी यानी ध्यान होंगी तो निश्चित तौर पर आप सही कर लेंगे, अगर नहीं ध्यान होंगी तो गलत करना स्वाभाविक हो जाएगा। तो सबसे पहली बातें आप क्या बताएंगे? जो ग्राम प्रधान होता है यानी कि पूरे गांव का जो हेड होता है दोस्तों, वो भी जनता के द्वारा ही निर्वाचित किया जाता है। और जो उप प्रधान बनता है, ठीक है, उप प्रधान की बात करते हैं। देखिए हर जगह उप प्रधान नहीं है, कहीं कहीं पर उप प्रधान भी है दोस्तों। तो उप प्रधान की बात करते हैं तो वो भी क्या होता है कि जनता के द्वारा ही चुना जाता है। तीसरी बात करते हैं पूरी विलेज जो पंचायत होती है, कुल मिलाकर जो विलेज पंचायत होती है वो भी जनता के द्वारा ही निर्वाचित होती है दोस्तों। और चौथी बात करते हैं पंचायत समिति के सदस्य की बात करते हैं, यानी कि कह सकते हैं कमेटी मेंबर्स जो होते हैं वे भी जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। ये बातें भी अच्छे तरीके से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तुरंत फटाफट इसको लिखते चलिए ताकि आपकी समग्र नोट्स बनते चले, ठीक है, ताकि आपकी जो जीवन की समस्या है वो धीरे धीरे कम होते चले। चलिए अब हम आगे बढ़ लेते हैं। अब सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी, देखिए यहां सरकार से तात्पर्य हो जाएगा राज्य सरकार। यहां सरकार से तात्पर्य हो जाएगा राज्य सरकार, क्योंकि ग्रामीण स्वशासन के अंतर्गत जितना भी कानून या जो भी नियम या सिद्धांत तो कुछ भी बनता है तो वो सारी चीजें बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो राज्य सरकारें की होती है दोस्तों। जैसे उत्तर प्रदेश में जितने भी गांव हैं और या ग्रामीण हैं या ग्राम पंचायत हैं, उनसे संबंधित जितने भी नियम बनाना है वो सारे नियम कौन बनाएगा? उत्तर प्रदेश सरकार बनाएगी। हर राज्य के जो जिले, हर राज्य के जो सरकारें हैं अपने गांव से संबंधित क्या करेंगे, या ग्रामीण से संबंधित या पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कानून बनाएंगे, या उसमें जो भी बदलाव करना है वो राज्य सरकारें करेंगी, क्योंकि ये राज्य सरकारों का विषय है दोस्तों। ये बातें जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप केंद्र सरकार को ध्यान में रखकर सारी चीजें समझें तो कुछ भी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी, बाद में सारी बातें सारी गलत हो जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी की बात करते हैं। सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी का मतलब ये हो जाता है दोस्तों जिनको सरकार अपॉइंट करती है। अब सरकार जिन्हें अपॉइंट करती है आइए देख लेते हैं वे कौन कौन से हैं। सबसे पहली बात करते हैं ग्राम पंचायत अधिकारी की बात करते हैं, जिसे सेक्रेटरी कहा जाता है। और सेक्रेटरी का मतलब हो जाता है दोस्तों सचिव हो जाता है। क्या हो जाता है? तो सेक्रेटरी का मतलब हो जाता है सचिव हो जाता है। जैसे आपने पंचायत वाली जो वेब सीरीज बनी है उसको आप लोगों ने देखा है या नहीं देखा है तो एक आध दो एपिसोड देख लीजिएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी जितनी भी बातें मैं आपको पढ़ा रहा हूं। चलिए तो सबसे पहली बात करते हैं जो ग्राम पंचायत ऑफिसर होता है, जिसे क्या कहा जाता है? सेक्रेटरी कहा जाता है, सचिव कहा जाता है। वो सरकार के द्वारा यानी कि राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरी बात करते हैं ग्राम विकास अधिकारी, जिसे बीडीओ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीडीओ कहा जाता है, यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की बात करते हैं। बीडीओ का एग्जाम हर साल आता रहता है ना, हर 2 साल में 1 साल में निकलता रहता है ना उत्तर प्रदेश में। यदि आप देखें तो जो ग्राम विकास अधिकारी होता है दोस्तों उसकी भी नियुक्ति कौन करता है? सरकार ही करती है। नेक्स्ट बात करते हैं लेखपाल की बात करते हैं। लेखपाल को भला कौन नहीं जानता है? तो लेखपाल की भी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? सरकार ही करती है। नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक हेल्थ वर्कर की बात करते हैं, जो आशा वगैरह में काम करती हैं, जिन्हें आशा वगैरह कहा जाता है, यानी कि जो स्वास्थ्य से संबंधित या महिलाओं के लिए या टीकाकरण के लिए काम करती रहती हैं दोस्तों, तो उन्हें बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कहा जाता है। तो इनकी भी नियुक्ति कौन करता है? सरकार ही करती है।
नेक्स्ट बात करते हैं नलकूप चालक की बात करते हैं, यानी कि वेल ऑपरेटर की बात करते हैं, तो इनकी भी नियुक्ति कौन करता है? सरकार ही करती है। तो अगर आप देखें तो ए है वेल मतलब कि नलकूप चालक की बात करते हैं, मतलब ए है ट्यूबवेल जिसे कहा जाता है यार, जो गांव वगैरह में ट्यूबवेल की बात करते हैं ना, जो बहुत ज्यादा सिंचाई उचाई करते रहते हैं, वही ट्यूबवेल का जो मेन ऑपरेटर होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति सरकार करती है, यानी कि राज्य सरकार करती है। जो प्रधानाध्यापक होता है, जो हेड मास्टर होता है, जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, आगे चलकर आप क्या बनेंगे? एक तरह से हेड मास्टर बन जाएंगे किसी प्राथमिक विद्यालय के। वैसे तो अब तो आप जानते हैं कि आप सेकंड वालों को पढ़ाएंगे, यानी कि जो 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे, तो वहां पर अलग हेडमास्टर होता है, 1 से लेकर 5 तक के अलग हेडमास्टर होता है। तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? सरकार ही करती है, दोनों की ही नियुक्ति करती है। और जो शिक्षक होते हैं, जो टीचर होते हैं, यानी कि आगे चलकर जो प्राइमरी के टीचर बनेंगे, या आप जो उच्च वाले जैसे माध्यमिक की बात करते हैं उसके जो टीचर बनते हैं, उसको भी सरकार ही नियुक्त करती है। ये बातें तो आप जानते हैं क्योंकि इसी की तैयारी आप कर भी रहे हैं। ठीक है, सीटेट पास करने के बाद आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में सुपर टेट देना होगा। ठीक है, और किसी अदर एग्जाम अदर स्टेट में आप देखेंगे तो अलग अलग माध्यम से क्या किया जाता है? परीक्षा करवाया जाता है। चलिए, तो हमने यहां पर देखा दोस्तों कि सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी, तो सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी की बात करते हैं। सबसे पहले बातें आपको क्या ध्यान रखना है? ग्राम पंचायत अधिकारी को याद रखना है, यानी कि सेक्रेटरी को याद रखना है। दूसरी बात करते हैं बीडीओ की बात करते हैं, जिसे ग्राम विकास अधिकारी यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जाता है। तीसरी बात करते हैं लेखपाल की बात करते हैं। चौथी बात करते हैं बेसिक हेल्थ यानी कि बेसिक हेल्थ वर्कर यानी बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की बात करते हैं। फिर पांचवी बात करते हैं नलकूप चालक की बात करते हैं, यानी कि बेल ऑपरेटर की बात करते हैं। और छठी बात करते हैं दोस्तों हेड मास्टर की बात करते हैं, तो इसकी भी नियुक्ति सरकार करती है। और शिक्षकों की भी नियुक्ति कौन करती है दोस्तों? सरकार ही करती है। ये बातें ध्यान रखिएगा। सॉरी, अगर आप नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिए। अगर आप लोगों को सारी बातें भी समझ में आ रही है ना, तो आप लोग क्या करिए? कमेंट भी करते चलिए। हाँ, अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो आप लोग लास्ट में जरूर कमेंट करके जाइएगा, आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर करवा दूंगा नेक्स्ट डे। चलिए, यानी कि अगले दिन। चलिए, बात करते हैं अब ग्राम पंचायत के कार्य क्या होते हैं, मतलब इनका काम क्या होता है भैया। ग्राम पंचायत के काम क्या होते हैं वैसे तो आप जानते हैं भली भांति, लेकिन फिर भी यहाँ समझाना जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिहाज से कहीं ना कहीं यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसा कि बात करते हैं ग्राम पंचायत यह देखती है कि गांव की जनता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा स्वास्थ्य की सुविधाएं प्राप्त कर रही है या नहीं। बिल्कुल सही बात है, ग्राम पंचायत का तो पहला काम तो यही है कि जो गांव की जनता है वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा क्या है? स्वास्थ्य की सुविधाएं प्राप्त कर रही है या नहीं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यह बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यालय की भी निगरानी करती है। ध्यान रखिएगा, जो प्राथमिक विद्यालय होता है ना, अगर आप देखें तो आपका जहां गांव होगा वहां पर प्राथमिक विद्यालय भी होगा दोस्तों, तो उनकी भी निगरानी कौन करता है दोस्तों? पंचायत करती है या करता है, ये बातें ध्यान रखिएगा। तो ग्राम पंचायत को देखने का काम ये भी है कि बच्चों की शिक्षा के लिए कि विद्यालय की निगरानी करना, वहां पढ़ाई लिखाई हो पा रही है या नहीं, या सारी सुविधाएं वहां पर अवेलेबल है या नहीं। जैसे कुर्सी की बात करते हैं, बेंच की बात करते हैं, डेस्क की बात करते हैं, टॉट की बात करते हैं, खाने पीने की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें, और कॉपी किताब की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें की जिम्मेदारी किसकी है? ग्राम पंचायत की है। गांव की गलियों में खड़िंजा की बात करते हैं, खड़िंजा बिछवाने की बात करते हैं। अब बहुत सारे लोगों को खड़ंजा नहीं समझ में आ रहा होगा। देखिए, खड़ंजा उसे कहा जाता है जब गांव में जब सड़कों पर क्या किया जाता है? डामर की बजाय, जो डामर होता है ना, उसके बजाय क्या किया जाता है? केवल ईंटों के ही सड़क बना दी जाती है। केवल ईंटों के ही जो सड़क बना दी जाती है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? खड़ंजा कहा जाता है। ठीक है, तो खड़ंजा भी बिछवाने का काम किसका है? ग्राम पंचायत का। सड़कें बनवाने का काम भी किसका है? गांव में सही सड़कें बनवाना, अच्छे तरीके से साफ सफाई रखना, ठीक है, ये भी किसका काम है? ग्राम पंचायत का ही काम है। पानी के निकासी के लिए नालियां वगैरह बनवाने की भी जिम्मेदारी किसे दी गई है? ग्राम पंचायत को ही दी गई है दोस्तों। और बिजली वगैरह सही से सब तक पहुंचे कहीं ना कहीं, इसकी भी जिम्मेदारी किसकी है? ग्राम पंचायत की ही है। और पीने के पानी की बात करते हैं, यानी कि शुद्ध पानी पीने के लिए, अच्छा पानी पीने के लिए सुविधाएं भी उपलब्ध कराना किसकी जिम्मेदारी है दोस्तों? वो होती है ग्राम पंचायत के। और ग्राम पंचायत कहीं ना कहीं करती भी है, जैसे कि नल वगैरह गड़वा देती है, ये बात आप जानते ही हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीजें या और भी तरीके अपना कर क्या होता है
कि जो ग्राम पंचायत होती है, यानी कि जो ग्राम पंचायत का हेड होता है, प्रधान जो होता है, वो सब तक कहीं ना कहीं एक तरह से पानी पीने वाला जो शुद्ध पानी होता है वो सब तक पहुंचाने का प्रयास करता है दोस्तों। ठीक है, बाकी तो आप जानते हैं हमारे देश के जो ग्राम पंचायत के हेड होते हैं, ग्राम प्रधान, वो कितना ईमानदार होते हैं, इससे भली भांति आप परिचित हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट बातें क्या कही जा रही हैं कि जन्म और मृत्यु का भी ब्यौरा तैयार करने की भी जिम्मेदारी किसकी होती है दोस्तों? ग्राम पंचायत की। तो ग्राम पंचायत की ये भी जिम्मेदारी होती है कि गांव में कितने बच्चों का जन्म हुआ है और कितने लोगों की मृत्यु हुई है, तो ये भी काम है। गांव की सार्वजनिक संपत्ति का रख रखाव की